नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। सिंह राशि हो चाहे सिंह लग्न हो, दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम कुछ गिने चुने ग्रहों के गोचर के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि ये जो मार्च का महीना है इसमें बैक टू बैक ट्रांजिट हुए हैं। एक बड़ा परिवर्तन भी हो रहा है, नया संवत्सर हमारा लग रहा है। भारतीय परंपरा के हिसाब से, सनातन परंपरा के हिसाब से जो नव वर्ष लगता है वो संवत्सर भी बदल जाएगा। ठीक है, तो इन ग्रहों के गोचरों का और स्पेशली ये राशि परिवर्तन कम है, ये नक्षत्र परिवर्तन पे आधारित ज़्यादा है। इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, इनका बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अच्छा भी पड़ेगा और कुछ थोड़ा सा नेगेटिव भी पड़ेगा। जिनके लिए पहले से नेगेटिव चल रहा था वो थोड़े पॉजिटिव होने वाले हैं, और जो थोड़ा सा पॉजिटिव थे उसमें थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। दिक्कत ज़्यादा नहीं है, डराने की बात नहीं है। अमूमन हम जो वीडियो बनाते हैं, मैं कोई डराने की बात वैसे उसमें करता भी नहीं हूँ। थोड़ा सा गोचर समझ लेते हैं। गुरु जो है अभी 11 नवंबर 2025 से वक्री चल रहे थे। अभी 11 मार्च 2026 को ये मार्गी हो जाएंगे। क्या होता है ये वक्री और मार्गी? वक्री कोई ग्रह हमें प्रतीत होता है कि ये उल्टा चल रहा है, रिवर्स चल रहा है, उसकी गति वक्री यानी कि उसमें कर्व आ गया है, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रह थोड़ा सा उल्टा चल रहा है। तो जो हमें प्रतीत होता है उसका इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर उस तरह का ही पड़ता है। ठीक है ना। नक्षत्र की अगर मैं बात करूं तो पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम चरण में अभी गुरु चल रहे हैं। इसके बाद में लगभग जो 20 अप्रैल आएगी तभी पुनर्वसु नक्षत्र के द्वितीय चरण में ही प्रवेश करेंगे। अब देखिए इसमें ऐसा होता है, थोड़ा सा इसका प्रभाव क्या होगा, थोड़ा सा ऐसा समझ लीजिए उदाहरण के रूप में कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास में आ रहा है ना, कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास में आ रहा है, किसी काम से आ रहा है, अचानक से उसको अगर लॉन्ग रूट लेकर के आना पड़े तो क्या होगा, समय ज़्यादा लग जाएगा। यानी कि आपके पास में कोई भी जो सामान आने वाला था उसमें थोड़ा सा डिले हो जाएगा। तो वक्री ग्रह जो है वो थोड़ा सा डिले दे देते हैं। गुरु अब वक्री नहीं रहेंगे, गुरु अब मार्गी हो जाएंगे, तो जो डिलेनेस है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो पहला तो शुभ प्रभाव ये पड़ेगा। दूसरा इम्पैक्ट इस तरह से भी मान सकते हैं, क्योंकि जब कोई चीज़ आपके पास में आने वाली है और वो आप ही की तरफ आ रही है, लेकिन वो किसी वजह से अगर रुक गई है तो फिर उसकी थोड़ी सी प्रयास उसके थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं कि कैसे ना कैसे करके हम पहुंच जाए टाइम पे। यानी कि उसके अंदर एफर्ट करने की कैपेसिटी ज़्यादा आ जाती है। तो जो वक्री ग्रह है उसको में थोड़ा सा चेष्टा बल आ जाता है। कई तरह के बल होते हैं, है ना, उसमें काल बल है, स्थान बल है, दिग्बल है, तो उसमें एक चेष्टा बल भी होता है। कई ग्रंथकारों ने, कई ऋषियों ने उसको चेष्टा बल माना है जब किसी ग्रह को वक्रत्व प्राप्त हो जाता है तब। लेकिन ये श्योरिटी है कि उसके अंदर प्रभाव में थोड़ी सी डिलेनेस जरूर से आती है। ठीक है। इसके बाद शनि की बात करें तो शनि अभी वर्तमान में मीन राशि के अंदर आपके चल रहे हैं। शनि क्योंकि सूर्य के साथ में आएंगे, सूर्य ने प्रवेश किया 15 मार्च को, 13 मार्च को शनि उससे पहले ही अस्त हो गए। कोई ग्रह अस्त सूर्य से ही हो पाता है, सूर्य के पास ही वो क्षमता है किसी ग्रह को अस्त कर दे। वो प्रकाश ही उसका इतना है कि कोई भी ग्रह उसके आसपास आता है तो वो दिखाई नहीं देता। जब कोई ग्रह दिखाई नहीं देता इसका मतलब वो ग्रह अस्त हो गया है। ठीक है ना। तो लगभग 40 दिन के लिए शनि जो है वो अस्त रहेंगे। इसके बाद में सूर्य का भी बताया मैंने आपको, कुंभ राशि से मीन राशि के अंदर सूर्य ने प्रवेश किया 15 मार्च को। अगर आप देखेंगे तो 14 जो जनवरी थी, मकर संक्रांति, वहां से सूर्य जो है शनि की राशि में प्रवेश किया। उसके बाद फिर से कुंभ राशि शनि की ही पड़ती है, और अब ये अपने मित्र की राशि गुरु की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी इनको शनि ऑलरेडी मिल रहे हैं। तो शनि का जो पीछा है सूर्य से वो लगभग 40 दिनों के बाद यानी कि 22 अप्रैल के बाद में ही छूट पाएगा। ठीक है ना। और वैसे तो ये 14 अप्रैल को छूट जाएंगे। 14 अप्रैल को ये अपने उच्च की राशि मेष राशि में चले जाएंगे। तो यहाँ से भी सूर्य जो है शनि से थोड़े फ्री हो जाएंगे। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसके ऊपर थोड़ा सा एक फटाफट से एक बार देख लेते हैं। आपकी राशि सिंह राशि है, आपको पता ही है। सिंह राशि हो चाहे सिंह लग्न हो, इसके स्वामी सूर्य ही बनते हैं। सूर्य अभी वर्तमान में अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। जिस राशि में बैठे हैं वो इनके मित्र की राशि है, लेकिन ये जल तत्व की राशि है। सूर्य जो है वो अग्नि तत्व के ग्रह हैं। तो तत्व कितने यहाँ पे बैठ करके सूर्य इतने जो है प्रसन्न, मैं ये कहूँगा कि प्रसन्न नहीं होते। सबसे ज़्यादा प्रसन्न वो इनकी मंगल की जो मूल त्रिकोण की राशि मेष राशि है उसमें ही बैठ के प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये अग्नि तत्व की प्रधान राशि है, काल पुरुष की पहली राशि है। और वैसे भी आप इसी के लिए अगर आप देखेंगे तो ये नवम भाव के अंदर, भाग्य भाव के अंदर मेष राशि पड़ती है। और शनि के साथ में इनका जो संयोग है वो भी सूर्य के लिए इतना ज़्यादा जो है फलदायी नहीं माना जा सकता। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर आपके मेन चार्ट के अंदर ऐसा कोई प्रभाव नहीं है। मेन चार्ट का मतलब आपका लग्न चार्ट, आपका बर्थ चार्ट, जब आप पैदा हुए तो आपकी जन्म पत्रिका जब बनी, जब ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ कैसी थी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में किस ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही हम किसी गोचर को फला सकते हैं या फलाना चाहिए।
ठीक है। अंधाधुंध तरीके से काम करें, गुरु ऐसे हो गया, शनि ऐसे हो गया, अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपकी जो मेन पत्रिका है उसके अनुसार ग्रह और ग्रहों का फलाफल आपकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा के अनुसार ही गोचर को फलाना चाहिए। तो इन तीनों ग्रहों में से अगर आपकी कोई ग्रह की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही है, या फिर ये जो नक्षत्र हैं उत्तराभाद्रपद नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती नक्षत्र, इनमें अगर आपका लग्न है, इनमें अगर आपका चंद्रमा है, तो भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए गुरु वर्तमान में लाभ भाव में है, पहले से ये लाभ भाव में चल ही रहे हैं, तो इसका प्रभाव क्या, जैसे मैंने आपको कहा लाभ के अंदर अब जैसे पहले डिलेनेस आ रही थी, वो डिलेनेस छूटने वाली है, कम होने वाली है। मैं ये नहीं कहूँगा गुरु के मार्गी हो जाने से भाग्य बदल जाएगा, लाखों करोड़ों रुपए आएंगे, लक्ष्मी को धन बरसेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन गुरु के मार्गी होने से इनके जो शुभ प्रभाव हैं वो आपके ऊपर जरूर से पड़ेंगे, क्योंकि इनकी जो मूल त्रिकोण की राशि है वो मूल त्रिकोण की राशि आप लोगों के लिए पंचम भाव के अंदर पड़ती है, ठीक है ना। अब ये जो पंचम भाव की राशि है आप लोगों के लिए, ये गुरु की दृष्टि के अंदर भी सीधी सीधी आ जाती है। समसप्तक जो है अपनी ही राशि से गुरु इस भाव के अंदर दृष्टि डालते हैं, ठीक है ना। पेन थोड़ा सा काम नहीं कर रहा पर आप समझ जाएंगे। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो गुरु की 5वीं दृष्टि भी अगर आप देखेंगे तो ये तुला राशि के ऊपर तीसरे भाव पर पड़ती है, समसप्तक हो गए, धनु राशि के ऊपर पड़ती है, और फिर उसके बाद में कुंभ राशि के ऊपर गुरु की जो है 9वीं दृष्टि पड़ती है। तो गुरु सबसे ज़्यादा शुभ आप लोगों के लिए पंचम भाव के हिसाब से बैठेंगे, क्योंकि एक तो खुद की मूल त्रिकोण की राशि है, उससे समसप्तक हो रखे हैं, फिर ये त्रिकोण में बैठी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ से ज्ञान में वृद्धि, संतान पक्ष की तरफ से आपको थोड़ा सा जो है सपोर्ट, और उसके अलावा एक और बात, जो लोग ऐसा है कि अभी बेबी वगैरह प्लान कर रहे हैं, आने वाले समय में डिलीवरी वगैरह भी होने वाली, तो उनके लिए भी ये जो गोचर है ये बहुत ज़्यादा शुभदायी है, क्योंकि गुरु जो हैं वो संतान के बहुत बड़े कारक माने जाते हैं, स्पेशली पुत्र के कारक ज़्यादा माने जाते हैं, है ना। तो संतान के भाव से बनो, पुत्र और पुत्री का तो छोड़िए, भेदभाव हम क्या ही करें, लेकिन संतान की दृष्टि से गुरु का ये जो गोचर है आप लोगों के लिए लाभदायी जरूर से सिद्ध होगा, ठीक है ना। इसके अलावा गुरु की जो मार्गी, गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो पराक्रम पे भी पड़ती है, वहाँ से आपको काम के अंदर एक नई ऊर्जा, नया बल आप लोगों को प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों का भी थोड़ा सपोर्ट मिलता हुआ आप लोगों को नजर आता है। साथ ही साथ के अंदर एक और बात कहूँ, अगर थोड़ी सी अगर कोई तकलीफ है किसी को कान में, कंठ में, गले के अंदर या फिर जबाड़ों वगैरह के अंदर, तो वहाँ से भी आप लोगों को यहाँ पे रिलीफ मिलने वाला है। एक और बात, एफर्ट करते जाना है, रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि डिलेनेस था, वो डिलेनेस सब कम हो गया, तो एफर्ट का रिजल्ट अब आप लोगों को यहाँ पे गुरु की 5वीं दृष्टि से जरूर से मिलेगा। बुद्धि थोड़ी सी प्रखर होगी, है ना। बुद्धि प्रखर का मतलब क्या होता है कि ज्ञान के अंदर वृद्धि होना, नई लर्निंग अगर सीखना, ठीक, जो सीखा हुआ है उसको अप्लाई करना। एक और बात, जो लोग मैनेजरियल पोस्ट के ऊपर हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिक्स के अंदर हैं, खास करके एडवाइजिंग का काम करते हैं, कंसल्टेशन का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये जो गोचर है बहुत ज़्यादा लाभदायी रहने वाला है, क्योंकि वैसे भी गुरु जो है लाभ भाव के अंदर बैठे हुए हैं, तो आपकी काम के अंदर प्रोग्रेस भी दिखा रहे हैं, काम के अंदर तरक्की भी दिखा रहे हैं। अगर गुरु की दशांतरदशा प्रत्यंत्र भी अगर आपका चल रहा है, जॉब में अगर आप स्विच करना चाह रहे हैं, अच्छी जॉब के लिए एफर्ट मार रहे हैं या सिर्फ प्लान ही कर रहे थे, तो प्लान को एग्जीक्यूट करने का आप लोगों के पास में टाइम आ गया है। एक और बात, अगर ऐसा है कि काम थोड़ा सा आपका बढ़े, ठीक है ना, और आपका कोई प्रमोशन या कोई इंक्रीमेंट अटका हुआ है, तो उसका एफर्ट डालिए, काम आपका भी हो जाएगा। तो ये तो ही गुरु की बात। अब गुरु की 9वीं दृष्टि की बात कर लेते हैं, सप्तम भाव के ऊपर पड़ती है। ये वैसे तो मारक भाव है, कुंभ राशि यहाँ पे है, इस भाव का स्वामी अष्टम के अंदर गया हुआ है, लेकिन गुरु की यहाँ पे दृष्टि पड़ना जो दाम्पत्य जीवन है उसके अंदर थोड़ी सी मिठास लेके आता है, थोड़ी सी मैच्योरिटी लेके आ रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपकी बात बन नहीं रही थी, आपकी दाल नहीं गलती थी, और आपका जो है कि जो भी आपके स्पाउस हैं उनके सामने आपका थोड़ा नतमस्तक हो जाते हैं, है ना, उनकी ही ज़्यादा चलती है, आपकी चल नहीं रही थी, तो ये गुरु की ये जो 9वीं दृष्टि है आपके थोड़ा सा आपकी बातों के अंदर तर्क भी लेके आएगा, थोड़ा सा बल भी लेके आएगा, आपकी बात भी सुनी जाएगी, आपकी बात भी मानी जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं शनि की दृष्टि से। शनि मीन राशि में, वही सेम गुरु की राशि है। आपके लिए मंगल और जो गुरु हैं, खास करके अगर मैं राशि की अगर मैं बात करूं तो अग्नि तत्व की जो राशियां हैं, सिंह राशि तो चलो आपका लग्न और राशि बनती है, इसके अलावा कुंभ राशि, क्षमा कीजिएगा धनु राशि और मेष राशि, ये भी आप लोगों के लिए बहुत कारक बनती हैं। इनके स्वामी मंगल बनते हैं, एक के तो जो आपके चौथे भाव के भी स्वामी हैं। गुरु की अगर मैं बात करूं तो ये दूसरी राशि इनकी जल तत्व की राशि है, वो आपके अष्टम भाव में पड़ती है। अष्टम भाव के अंदर शनि भी हैं और सूर्य भी वहीं पे आ गए हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। शनि
अस्त होने से क्या होगा, कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो क्या होता है, क्या उसका प्रभाव बिल्कुल क्षीण हो जाता है, जीरो हो जाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अस्त ग्रह का इंपैक्ट कम हो जाता है, ये बात तय है, ठीक है ना। प्रभाव कम हो जाता है, और प्रभाव दो तरह के होते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। अब आपके लिए देखिए तो छठे और सातवें भाव के स्वामी शनि बनते हैं, तो वैसे तो सिंह लग्न की पत्रिका के लिए शनि जो है कोई कारक ग्रह नहीं बनते हैं, लेकिन अगर आपके ये कहीं पे अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं, है ना, अगर वो तीसरे भाव में बैठे हैं, अगर वो खुद की मकर राशि के अंदर बैठे हुए हैं, छठे भाव के अंदर बैठे हुए हैं, तो फिर भी ये काफ़ी कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट देते हैं, ठीक है। तो शनि की पोजीशन आपके लग्न चार्ट, आपके बर्थ चार्ट में कैसी है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ। अब ये वृषभ राशि के ऊपर तीसरी दृष्टि डालते हैं, तो ये कर्म को दिखाते हैं, काम के अंदर आपका थोड़ा सा जो है थोड़ा डिलेनेस हमको दिखाता है, काम के अंदर चीज़ों को थोड़ा स्लो डाउन करके ये आगे बढ़ रहे हैं। शनि को अगर आप देखेंगे तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में अभी ये चल रहे हैं दूसरे चरण में, फिर तीसरे में आएंगे, फिर चौथे में आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में नक्षत्र बदलेंगे भी सही, फिर वक्री भी हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। पर बहरहाल अभी के लिए समझ लीजिए, शनि अगर आपकी मूल पत्रिका में ठीक है, दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में चल रहे हैं और वो पॉजिटिव इम्पैक्ट देते हैं, तो फिर शनि की जो दृष्टि है आप लोगों के लिए थोड़ी सी मैं ये कहूँगा कि कम प्रॉफिटेबल रहेगी, क्योंकि प्रॉफिटेबल आ रही है पूर्ण दृष्टि, तीसरी दृष्टि, लेकिन अस्त हो गया है तो दृष्टि कम हो जाएगी। लेकिन सामान्यतः अगर ऐसा नहीं है, शनि की पीड़ा से अगर आप झेल रहे हैं, क्योंकि वैसे भी सिंह राशि वालों के ऊपर जो है शनि की ढैया भी चल रही है, ऊपर से यहाँ पे केतु भी पोजीशन में है। अगर आप देखेंगे तो अभी केतु सिंह राशि के अंदर ही चल रहे हैं, और ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र भी ये पड़ रहा है, शुक्र का ही नक्षत्र है ये वैसे तो, लेकिन इस राशि का भी जो हाल है इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, डिपेंड ऑन गोचर, ठीक है ना। अब आपके मेन चार्ट में सब कुछ ठीक है तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। बहरहाल तो यहाँ से सिंह राशि की ढैया भी है, केतु की भी पोजीशन है, फिर ऊपर से सूर्य का शनि के साथ में मिलन है। पिछले 14 जनवरी से शनि की ही राशियों में सूर्य चल रहे हैं और फिर शनि से जा मिले हैं, तो ये थोड़ी सी परेशानी बना देता है। सूर्य को अष्टम का, द्वादश का दोष नहीं लगता है सामान्यतः। कई जो ग्रंथकार हैं हमारे, उन्होंने ये बात बताई है कि सूर्य को छठे, आठवें, 12वें का दोष नहीं लगता है। 8वें भाव में सूर्य अगर आ जाता है, वैसे ही मैंने कहा जल तत्व की राशि है, सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है, तो थोड़ा सा ये परेशान है। फिर ऊपर से शनि भी यहाँ पे आ गए हैं, तो यहाँ पे फिर थोड़ी सी समस्या दिखाई देती है। अब शनि की दृष्टि अगर आपके कर्म भाव पे पड़ रही है, तो इसका मतलब काम के अंदर थोड़ी स्लो डाउन आएगी, थोड़ी स्लोनेस आएगी, ठीक। यहाँ से शनि की कन्या राशि के ऊपर भी दृष्टि पड़ती है, जो आपके द्वितीय भाव में पड़ते हैं, बुध की ये राशि है। यहाँ से धन संपत्ति, संचय, परिवार, कुटुंब, उसके अंदर भी जो है हमको थोड़ा ऐसा है कि एनर्जी थोड़ी सी कम दिखाई देती है, थोड़ा सा सोशल आपका जो दायरा है वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देता है। वैसे भी शनि विरक्ति का ग्रह है, दृष्टि फिर वहाँ पे पड़ जाती है, तो वैसे भी थोड़ा सा आदमी डी सोशलाइज हो जाता है, ठीक है ना। या डी सोशलाइज भी नहीं कहूँ तो मैं ये कहूँगा ए सोशलाइज हो जाता है, न्यूट्रल थोड़ा सा हो जाता है। फिर शनि की दृष्टि वापस से आपके पंचम भाव पे धनु राशि के ऊपर पड़ती है। अगर आप देखेंगे तो धनु राशि के ऊपर गुरु की भी दृष्टि आ रही है, शनि की भी दृष्टि आ रही है। अब शनि की अस्त ग्रह की दृष्टि है, तो शनि की ये थोड़ी इंपैक्ट आपको कम परेशान करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके मेन चार्ट के अंदर ग्रहों की पोजीशन देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब सामान्य आदमी को समझ में नहीं आता सब, क्योंकि प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं कि किस ग्रह की दशा, महादशा, फिर कौन सा नक्षत्र, फिर दशमांश के अंदर क्या स्थिति है। तो अगर आपकी ऐसी कोई परेशानी है जो आप उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, या उसमें ज्योतिष की कोई हेल्प लेना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन जानना चाहते हैं, तो आप जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है वहाँ पे जा करके अपना कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शनि की दृष्टि भी आप लोगों के लिए जो अस्त ग्रह की दृष्टि है वो इतनी ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगी। पहले अगर नेगेटिव थी तो उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा, ठीक है। साथ ही के अंदर मार्गी गुरु की दृष्टि आपके लिए पॉजिटिवनेस बढ़ा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि सकारात्मक चीज़ हमारे ऊपर बढ़ रही है, नकारात्मक घट रही है, तो अंततोगत्वा इसका रिजल्ट आप लोगों के लिए फलदायी ही होने जा रहा है। तो अब मैं फिर से सूर्य की अगर बात करता हूँ, जो आपके लग्नेश राशि बनते हैं वो अष्टम भाव के अंदर है। अष्टम भाव वैसे तो धार्मिक क्रियाकलापों का भाव माना जाता है, पूजा पाठ का भाव भी माना जाता है। इससे यहाँ से हम आयु वगैरह का निर्धारण करते हैं, रिसर्च का निर्धारण करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन सूर्य की भी तो दृष्टि पड़ रही है द्वितीय भाव के ऊपर, है कि नहीं। तो यहाँ से सूर्य की दृष्टि तो आप लोगों के लिए पॉजिटिव ही साबित होगी। तो यहाँ से शनि का इम्पैक्ट जो है उसकी डिग्री वाइज, उसकी इंटेंसिटी की वाइज शनि का इम्पैक्ट कम है, सूर्य का जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो अंततोगत्वा सूर्य के भी यहाँ पे आप लोगों को शुभ ही फल मिलने वाले हैं।
इस बात का ध्यान रखिएगा, एक तो अपने जो सीनियर हैं, जो बॉस हैं, जो मैनेजर हैं, आपके जो पिता हैं, पिता तुल्य हैं, उनसे व्यर्थ का वाद विवाद ना करें, है ना। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इस समय स्वाभाविक सी बात है, आ ही जाता है। दूसरी बात, थोड़ा सा हेल्थ का उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, खास करके उनको अगर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है या फिर उनको हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम है, आंखों की थोड़ी सी दिक्कत है, तो इस समय पे स्पेशली थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिएगा। हार्ट का अगर कोई इशू है तो भी ध्यान रखिएगा, कोई रेगुलर चेकअप वगैरह करवाने हो तो ज़रूर से करवा लीजिएगा, ठीक है ना। और बात करूँ मैं आप लोगों के लिए तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, 8वें भाव से संबंधित, सिर्फ 8वें भाव की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से आप लोगों को जो ऐसे लोग हैं जो जाना चाहते हैं बाहर विदेशों के अंदर, जो फॉरेन सेटलमेंट के अंदर प्रयास कर रहे हैं, वीज़ा वगैरह क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए अगर इन दोनों ग्रह में से किसी का भी आगामी समय में प्रत्यंतर भी अगर दशा में आ रहा है तो आप लोगों के लिए वो फलदायी ही साबित होने जा रहा है, ठीक है ना। काम की वर्किंग प्लेस के ऊपर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा तनाव वगैरह दिखाई देता है, लेकिन आने वाले समय के अंदर ये चीज़ें आप लोगों के हित में ही होंगी। सूर्य आपकी राशि जो है अपनी खुद की जो उच्च की राशि है उसके अंदर प्रवेश करेंगे 14 अप्रैल के बाद के अंदर, तो यहाँ पे आप लोगों को पूरी तरह से जो है पूरा अच्छा बल मिलेगा, ना सिर्फ भाग्य का साथ मिलेगा बल्कि आपके काम में भी तरक्की हो जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई परेशानी झेल रहे हैं तो थोड़ा सा शांति रखिए। एक और बात, नया संवत्सर हमारा लग रहा है सनातन परंपरा के हिसाब से, जो हमारा नव वर्ष आता है वो 19 मार्च से नया संवत्सर लग जाएगा, है ना। विक्रमी संवत 2083 हमारा लगेगा। संवत्सर का नाम रौद्र संवत्सर आ रहा है। थोड़े इसमें वैसे भी गुस्सा, क्रोध, अग्रेशन वैसे भी थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो अपने थोड़े से क्रोध वगैरह को थोड़ा सा नियंत्रण में रख लीजिएगा। नवरात्रे भी उसी दिन से शुरू होते हैं, चैत्र पक्ष शुक्ल पक्ष के, तो माता की आराधना कीजिए। ये समय थोड़ा सा आराधना का, उपासना का समय रहता है, तो साल की शुरुआत में ही अगर अपने आप को काम डाउन कर लें, आराधना में थोड़ा सा तल्लीन हो जाए, माता की भक्ति करें, तो भी बहुत कुछ चीज़ें हमारी वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो ठीक लगा है तो लाइक शेयर भी आपने कर ही दिया होगा। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। नए संवत्सर यानी कि पूरा जो एक साल है विक्रमी संवत 2083, विक्रमी संवत 2083 कैसा कुछ रहने वाला है सिंह राशि वालों के लिए, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। वीडियो बनाते हैं थोड़ी सी मेहनत लगती है, इसलिए मोटिवेशन चाहिए, इसलिए आपको लाइक शेयर वगैरह के लिए कहा जाता है। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।